बच्चों, आज हम एक स्पेशल टाइप के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बैक बॉन्डिंग। और इससे एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज की शेप, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरीके से हम कर सकते हैं। जिसमें एक होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट और एक होता है बच्चों पाई कोऑर्डिनेट। ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही वो स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसे हम लोग कहते हैं बैक बॉन्ड। इसमें बच्चों हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लेते हैं वो लेते हैं ट्राइसिलाइल अमीन वर्सेस ट्राइमिथाइल अमीन। ट्राइमिथाइल अमीन यदि बच्चों हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा CH3 होल थ्राइस N। और ट्राइसिलाइल अमीन यदि हम लोग लेते हैं बच्चों तो वो हो जाएगा SiH3 होल थ्राइस N। अब देखने में दोनों सिमिलर है, क्यों? क्योंकि बच्चों यदि हम यहां पर देखें तो यहां नाइट्रोजन है लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन है लोन पेयर है, कार्बन और सिलिकॉन सेम फैमिली के हैं। तो अगर हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि NCH3 होल थ्राइस। अब यहां पर ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन, ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन इज पिरामिडल। ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें ट्राइसिलाइल अमीन, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों, क्योंकि जब हम इसके अराउंड ज्योमेट्री देखते हैं ना तो हमें क्या दिखता है कि ये जो है ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की चेंज हो गई। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर सिलिकॉन के पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या है सिलिकॉन के पास? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज करना चाहता है, और वो डीलोकलाइज किस में करेगा? सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। ये चीज वो इस सिलिकॉन में भी कर सकता है, ये चीज वो इस सिलिकॉन में भी कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए बच्चों, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज यहां पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि देयर आर नो वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है ये लोन पेयर डीलोकलाइज होना ही क्यों चाहता है? तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोन पेयर है वो जितना लोकलाइज्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी स्पीशीज की बढ़ा देता है, और पोटेंशियल एनर्जी यदि स्पीशीज की बढ़ जाती है तो अनस्टेबल हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी जो हाफ लाइफ है या एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो अगर हम लोग यहां पर चाहते हैं कि वो स्पीशीज एग्जिस्ट करे तो उस पर लोन पेयर या तो कम हो या डीलोकलाइज्ड हो। तो अगर हम यहां पर देखें तो ट्राइसिलाइल अमीन में तो वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन को अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप। तो यहां पर लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप करने के लिए नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर को p ऑर्बिटल में लाना पड़ेगा। तो अगर वो उसे p ऑर्बिटल में लेके आएगा तो वो सिलिकॉन के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगा। तो नाइट्रोजन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या कर दी बच्चों? चेंज। और अब वो sp3 की जगह यहां पर क्या हो गया बच्चों? sp2। यहां पर जो वो sp3 था अब वो क्या हो गया बच्चों? sp2। तो अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा वो मैं बताता हूं आप लोग को, आप लोग बताना कि वो ये सवाल आपके दिमाग में आया या नहीं आया। सर अगर ऐसी बात है तो यहां पर तो लोन पेयर डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा, और अगर यहां पे लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है तो फिर
इस स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर अभी आपने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हम बच्चों देखें तो जो एमोनिया होता है, एमोनिया, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग है नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। तो फिर क्या करता है एमोनिया? एमोनिया एक बहुत ही खूबसूरत चीज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर फ्लिपिंग। क्या करता है एमोनिया? लोन पेयर फ्लिपिंग। ये लोन पेयर फ्लिपिंग होता क्या है? व्हाट इज दिस लोन पेयर फ्लिपिंग? तो अगर आप देखो यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेचारा डिलोकलाइज तो हो नहीं रहा। अब एक छोटे से बच्चे के हाथ में अगर एक हम हॉट आयरन बॉल दे दें तो क्या होगा? छटपटाने लगे और उसे बोलेंगे गिरना नहीं चाहिए। तो अब वो भी नाइट्रोजन भी छटपटाने लगता है, और छटपटाता है तो क्या होता है? वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है, जिसमें कि ट्रांजिशन स्टेट में उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। ट्राइगोनल प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद यहां पर वो लोन पेयर इस तरीके से आ जाता है, और ये इतना फास्ट फ्लिप करता है बच्चों, देर आर मोर देन 10 to the power 8 फ्लिपिंग्स इन अ सेकेंड, ग्रेटर देन 10 to the power 8 फ्लिप्स पर सेकेंड। तो बच्चों अगर लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो पाता तो लोन पेयर फ्लिप करने पे मजबूर हो जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, यस देयर आर मोर एग्जांपल्स टू दिस। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स। यहां पर बच्चों अगर मैं लेता हूं GeH3 होल थ्राइस N, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो ट्राइसिलाइल अमीन का मैंने आपको बताया, ये ट्राइसिलाइल अमीन का क्वेश्चन JEE एडवांस में 2 बार से ज्यादा आ चुका है, और जेई मेन में तो कितनी बार पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। तो हम GeH3 होल थ्राइस N पे आते हैं, जो उसी के नीचे आ रहा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेम ग्रुप की अगर हम बात करें बच्चों। तो यहां पर अब अगर हमसे पूछा जाए क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, तो आंसर इज यस, बैक बॉन्डिंग अकर्स, बैक बॉन्डिंग होगी यहां पर। तो यहां पर भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? अगेन sp2, एंड ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन विल बी व्हाट? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं, और मैं यहां पर कंपाउंड को चेंज करता हूं, और मैं यहां पे लेता हूं MENC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और हम लोग यहां पे लेते हैं SiH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं सिलाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, और एक और हम लोग लेते हैं GeH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मेनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो ये जो शेप है, इसकी शेप देखी गई बेंट, इसकी शेप देखी गई बेंट, अराउंड ज्योमेट्री किसके अराउंड हम देख रहे हैं यहां पर बच्चों? अराउंड नाइट्रोजन, अराउंड नाइट्रोजन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहां पर आया कि यहां पर अराउंड नाइट्रोजन अगर हम लोग देखते हैं तो द शेप केम आउट टू बी लीनियर। अब यहां पर क्या हुआ? चलो ये वाली बात तो अपने को समझ में आती है, दिस इज ओके, कि चलो यहां नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर बैक बॉन्डिंग, सॉरी मिथाइल के पास, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन जब हम लोग यहां पर SiH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की बात करते हैं तो अगेन इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यदि वो p ऑर्बिटल में आ जाए तो वो इस तरह से डीलोकलाइज हो सकता है। तो नाइट्रोजन को अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बच्चों? sp2,
और यहां पर ट्राइसिलाइल आइसोसाइनेट में क्या हो गया, सॉरी सिलाइल आइसोसाइनेट में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर ऐसी बात है तो यहां जर्मेनाइल आइसोसाइनेट में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जर्मेनाइल आइसोसाइनेट, यहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्या यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जी यहां पर आपको 4d पाई 2p पाई बनाना है, जो कि वेरी डिफिकल्ट है। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने हमें इसके बारे में बताया, तो आपने ये कहा कि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो क्या यहां पर हम लोग कोई और टाइप का ओवरलैप कर रहे थे, क्या यहां पर 4d पाई 2p पाई ओवरलैप नहीं था, बिल्कुल था, यहां पर 4d पाई 2p पाई था, तो यहां पर क्यों नहीं हो पा रहा। अब देखना बच्चों, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो हमको समझना पड़ेगा, और वो ये है कि जब हम लोग GeH3 होल थ्राइस n में बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो बैक बॉन्डिंग करते वक्त क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर बॉन्ड एंगल चेंज जो है वो रफली 107 डिग्री से 120 डिग्री जा रहा है व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम sp3 टू sp2। लेकिन जब हम यहां पे लेते हैं बच्चों GeH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है उसको अगर जाना पड़ेगा तो लगभग 120 से 180 जाना पड़ेगा, अगर उसे अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp चेंज करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग द लार्ज साइज ऑफ जर्मेनियम। तो यानी कि यहां पर वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, 4d पाई 2p पाई, 4d पाई 2p पाई बड़ी मुश्किल से बन पाए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का, जिसपे JEE में क्वेश्चंस भी आए हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों, और यहां पर देखते हैं अगला एग्जांपल PSiH3 होल थ्राइस। अब बच्चों मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं। तो अगर हम यहां पर देखें, फास्फोरस के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। और यहीं पे टीचर भी मात खा जाते हैं, बच्चे भी मात खा जाते हैं कि बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। आपके पास मान लो बहुत सारे पैसे हैं बच्चों, और वो पैसे आपको बैंक अकाउंट में डालने हैं। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे कि भाई तू मेरे पैसे थोड़े दिन के लिए अपने अकाउंट में रख ले। लेकिन अगर आपके पास अगर खुद का बैंक अकाउंट है और संयोग से वो खाली भी है और आपके बहुत सारे पैसे मिल गए, तो आप वो कहां रखोगे, अपने बैंक अकाउंट में। सिमिलरली जब हम फास्फोरस की बात करते हैं बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट फास्फोरस, तो इन केस ऑफ फास्फोरस व्हाट हैपेंस, इन केस ऑफ फास्फोरस व्हाट हैपेंस कि फास्फोरस के पास अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ओन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, तो वो अपने लोन पेयर को अपने ही वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्री अराउंड फास्फोरस, आंसर इज पिरामिडल। अब मैं जो दूसरा गोल्डन क्वेश्चन पूछूंगा ना, उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला हूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस। अच्छा, आप लोग सबके मन में एक ही आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन तो होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अच्छा, अगर हम लोग यहां देखें तो शेप के साथ भी मैच हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यह है बच्चों कि यहां पर फास्फोरस की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन। ये कहां से हो गया, ये कौन सा नया कंसेप्ट आ गया, कोई नया कंसेप्ट नहीं है बच्चों।
Very simple and very easy concept. The concept is Drago's rule. और Drago's rule क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम, if the central atom belongs to third period or beyond, ठीक है, central atom belongs to third period or beyond, and टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें, या टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5, तो सेंट्रल एटम विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक कंडीशन और है जो कि मैंने अभी नहीं बताई, वो ये है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना जरूरी है। लोन पेयर मस्ट ऑन सेंट्रल एटम, वो हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। 3 कंडीशन बताई, एक तो थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5, और तीसरी कंडीशन कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन केस ऑफ फॉस्फोरस, और अगर ऐसा होता है तो फॉस्फोरस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बच्चों। अब मैं यहां पे लेता हूं बच्चों SCl2 और मैं यहां पे लेता हूं OCl2। तो पहले तो बच्चों ये बताओ, क्या OCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? क्या OCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? आंसर है होगी। तो अगर हम यहां पर देखें, Cl है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां Cl है। अब आप बोलोगे सर क्लोरीन के पास तो अपने लोन पेयर हैं, उसके पास अपने डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपने ही डी ऑर्बिटल्स में, अभी सर आपने बताया अपने ही डी ऑर्बिटल्स में वो लोन पेयर को डीलोकलाइज कर लेगा। यस, कर लेगा। तो सर फिर बैक बॉन्डिंग कैसे हुई? बैक बॉन्डिंग हुई क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेचारा ऑक्सीजन है उसके पास भी 2 लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो बेचारे क्लोरीन के बोलेगा पास कि भाई तेरे पास तो डी ऑर्बिटल है, तेरे पास भले ही अपने लोन पेयर भी, तेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरे पास बैंक अकाउंट भी है, और वो बैंक अकाउंट में तू प्लीज मेरे लोन पेयर को डीलोकलाइज कर ले। और वो ऐसा करेगा डीलोकलाइज, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और वो बॉन्ड एंगल हो गया 111 डिग्री, 111 डिग्री। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि यहां पर OCl2 में बैक बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन जैसे हम लोग SCl2 में आते हैं, तो क्या SCl2 में बैक बॉन्डिंग होगी? विल SCl2 हैव बैक बॉन्डिंग? तो अगर हम देखें यहां पर अगेन सल्फर क्लोरीन क्लोरीन, अब आप यहां पर देखें तो यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? आंसर इज नॉट पॉसिबल। नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, वेकेंट ऑर्बिटल दूसरे एटम पे। लेकिन अगर आपके खुद के एटम के पास ही वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो लोन पेयर ये चाहेगा कि मैं उसी वेकेंट ऑर्बिटल में उस लोन पेयर को डीलोकलाइज कर लूं। ठीक है, और इसका इंप्लीकेशन भी ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कई बार चेंज हो जाती है। कई बार जरूरी नहीं कि बॉन्ड एंगल चेंज हो, कई बार बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। लेट अस नाउ सी इंप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। Implications of back bonding, and there is also proof of back bonding. तो कुछ प्रूफ तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री है इन ट्राइसिलाइल अमीन, दैट बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनिंग। ठीक है ना। अब मैं यहां पर अगर देखूं तो यहां पर बैक बॉन्डिंग के प्रूफ में हम लोग ले लेते हैं BF3। अब BF3 में यदि हम देखें तो वहां पर बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी हो जाती है। यहां पर वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल,
और ये इसको बैक बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से हम लोग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग देखें तो बैक बॉन्डिंग करते। तो प्रूफ कैसे? प्रूफ ये है कि अगर हम लोग बोरॉन और फ्लोरीन के कोवेलेंट रेडियाई को ऐड करें तो क्या आता है? बॉन्ड लेंथ ऑफ बीएफ बॉन्ड, है ना। तो अगर मैं यहां पे कोवेलेंट रेडियाई ऑफ बोरॉन प्लस फ्लोरीन, तो दैट शुड बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ बीएफ इन बीएफ। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। इंस्टेड क्या देखा गया कि ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ बोरॉन एंड फ्लोरीन। ये देखा गया। तो यही कहा गया ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्योंकि जब आप पाई बॉन्ड करते हो तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टन्स, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें बच्चों, इसका एक और मेजर एप्लीकेशन वो है CH2 प्लस OH। ये जो बैक बॉन्डिंग है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ऑल्सो, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर लेता है और ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। चेंज कैसे कर लेता है? मान लो बच्चों हम लोग H2O लेते हैं, तो H2O में अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की क्या है? sp3। तो यहां पर एक लोन पेयर को डिलोकलाइज करना है, इसके साथ पैरेलल आना है, तो वो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट इंप्लीकेशन या एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो वो है लुईस एसिड स्ट्रेंथ। लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू एक्सेप्ट लोन पेयर इन इट्स वेकेंट p ऑर्बिटल। तो अगर उसे लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट p ऑर्बिटल में चाहिए तो क्या होगा? वो बाहर से उसको लोन पेयर चाहिए, लेकिन अगर अंदर से ही वो सेटिस्फैक्शन हो जा रहा है तो उसे बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो हम लोग यहां पे ले रहे हैं NH3 प्लस BF3, तो यहां पर क्या हो गया? NH3 प्लस BF3 गिव्स NH3 BF3। दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट और उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एडक्ट। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये रेट अगर मैं कंपेयर करूं, लेटेस्ट से मैं इसको R1 लिखता हूं, और यही मैं अगर BCl3 के साथ करूं तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं R2। यही मैं अगर BBr3 से करूं तो इसको मैं लिखता हूं R3। मैं क्या देखता हूं यहां पर कि ये रेट्स सेम नहीं है। रेट सेम क्यों नहीं? यानी कि स्पीड ऑफ अटैक सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BF3 में अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है, जबकि BCl3 BBr3 में उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि BF3 में जब हम बैक बॉन्डिंग करते हैं तो कौन से टाइप का ओवरलैप है? 2p पाई 2p पाई। जबकि हम BCl3 में जब करेंगे ओवरलैपिंग तो वो कैसा हो जाएगा? 2p पाई 3p पाई। BBr3 में करेंगे तो कैसा हो जाएगा ओवरलैप? 2p पाई 4p पाई। तो ये ओवरलैप्स, लैटरल ओवरलैप्स उतने अच्छे नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी इन साइज एंड द डिस्टेंस दैट इंक्रीजेस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ, तो वो क्या हो जाएगा? BF3 का सबसे कम, देन वी हैव BCl3, देन वी हैव BBr3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंगली हमने यहां पर क्या कहा कि BF3 में ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम आउटसाइड हैज डिक्रीज्ड, और इसलिए BF3 उतना अच्छा लुईस एसिड नहीं है। अब मैं आपको एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल बताता हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल, यहां पर हम लेते हैं बच्चों SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4।
अगर इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमसे पूछा जाए, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अब आप क्या बोलोगे, सर सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? यस है। क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं? यस है। तो क्या फ्लोरीन अपने लोन पेयर सिलिकॉन को दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं? यस होगी। अच्छा सर बैक बॉन्डिंग अच्छी कहां की होगी? बैक बॉन्डिंग SiF4 और SiCl4 में ऑब्वियसली SiF4 की अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई, और SiCl4 में क्या हो जाएगा? 3p पाई 3d पाई। तो विच इज अ बेटर ओवरलैप? ऑब्वियसली 2p पाई 3d पाई, वो ज्यादा बेटर ओवरलैप है। तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसकी? SiF4 की। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसकी होनी चाहिए? SiI4 की। इंटरेस्टिंगली लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। अरे ये क्या हुआ? अब अपने दिमाग में एक सवाल उठा कि सर अभी आपने हमें ये समझाया कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में जब हम देख रहे हैं तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ BF3 की कम है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम आउटसाइड हैज डिक्रीज्ड। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाई यू हैव रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ? और यही क्वेश्चन JEE एडवांस में जब आएगा ना तो आप रिकॉल करना ये मेरी बात। तो यहां पर अगर देखेंगे बच्चों तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एक और फैक्टर है, वो है -i ग्रेटर देन प्लस है, जो सिलिकॉन और फ्लोरीन के केस में हो रहा है। सर ये बोरॉन और फ्लोरीन के केस में क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन फ्लोरीन इज टू हाई। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा है तो वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना ज्यादा अपने पे खींच लेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है सिलिकॉन फ्लोरीन का वो इतना ज्यादा पोलर हो जाएगा कि डेल्टा पॉजिटिव विल बी टू हाई फॉर बैक बॉन्डिंग टू कंपनसेट इट। तो बैक बॉन्डिंग उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लुईस एसिड स्ट्रेंथ SiF4 की सबसे ज्यादा होगी। सो अमंग्स दीज सो दिस बिकम्स द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। तो बच्चों अब हम देखते हैं H3BO3। H3BO3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली JEE में पूछा गया है, और उसमें जब हम पूछते हैं तो जनरली बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, लेकिन JEE में क्वेश्चन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड भी पूछा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपका क्या आंसर है। यहां पर यदि हम लिखें H3BO3 तो ऑब्वियसली आप लोग ये कहेंगे कि बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जो कि सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2। लेकिन बच्चों जब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होता है, अधिकतर बच्चे और टीचर्स ये कहते हैं ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो गई है sp3, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो बैक बॉन्ड बना रहा होगा विथ द वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, जिसकी वजह से ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया है और अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है, विच इज नाउ sp2। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये अब डिलोकलाइज्ड है, और उसको डिलोकलाइज होने के लिए इसको किस में आना पड़ेगा? p ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप यहां पर देखें तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, which means only one lone pair of oxygen is available for accepting the hydrogen bond। तो एक और लोन पेयर कहां गया? वो डिलोकलाइज हो चुका है, और इसलिए हम कहते हैं H3BO3 का लेयर्ड स्ट्रक्चर। और इस लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों हम कैरम बोर्ड पे जो गोटियां स्ट्राइक करते हैं उस पर जो पाउडर डालते हैं वो ये बोरिक एसिड है। और होता क्या है कि बोरिक एसिड का लेयर स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 होती तो आज हम लोग कैरम बोर्ड पर बोरिक एसिड का पाउडर नहीं डाल रहे होते। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से लेयर्स होती हैं जो आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जो जब हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं तो उसके ऊपर स्लाइड कर जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड को और भी यूज है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये किस वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर हम यहां पर देखें एक और सिचुएशन बच्चों, लेट अस से वी आर हैविंग SiH3 OSiH3।
तो क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी? आंसर इज होनी तो चाहिए। तो फिर इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? क्या वो लीनियर हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इज द शेप लीनियर? नो। शेप अगर हम यहां पर देखते हैं तो शेप इज बेंड। तो सर आप कैसे कह रहे हो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है? मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 144 डिग्री। द बॉन्ड एंगल हियर इज 144 डिग्री। तो सर फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम क्या कहेंगे? अब देखो, अगर हम यहां पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम प्योर sp2 की बात करते हैं बच्चों, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। अगर हम लोग sp की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यदि हम sp3 की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अगर हम देखें 144 डिग्री तो इट इज समवेयर इन बिटवीन 120 एंड 180। तो व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? अब देखो, ये जनरली कोई कहता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमें क्या कहनी चाहिए? इट इज बिटवीन sp2 टू sp3। क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ऑर्बिटल को पता नहीं क्या हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर को पता नहीं है क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल आ जाता है 144 डिग्री एक्सपेरिमेंटली। बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंटल डेटा वी से कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही होगी। ठीक है ना? इसी तरह अगर हम लोग देखें तो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिसिटी का बैक बॉन्डिंग में, है ना? अगर मैं यहां पे लेता हूं B3 N3 H6, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें BN BN BN, ठीक है? और यहां पर अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चों तो यहां पर ये जो लोन पेयर है ये इसको बैक डोनेट कर रहा है, ये भी बैक डोनेट कर रहा है, ये भी बैक डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग है। अच्छा, और इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, और ये भी एरोमेटिक है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, इसलिए तो बेंजीन जैसा इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी? तो अगर आप इसको फॉर्मल चार्ज से रिप्लेस करने की कोशिश करें तो फॉर्मल चार्ज से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस, यहां पर आ गया माइनस। विच मीन्स कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। देयर इज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन देन ऑन बोरॉन, इसलिए तो नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग कर पा रहा है। तो बच्चों बैक बॉन्डिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बैक बॉन्डिंग